धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का मामला अब उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश में छा चुका है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल लेकिन अभी भी हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। ताजा खबर ये आ रही है कि आज फिर से एक बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि पुलिस अपना लठ लेकर तैयार खड़ी हुई है। पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर लठ चलाया और कल उन्होंने टीएमसी के जो सांसद थे उन दोनों पर अपना डंडा चलाया। महिला सांसद ने तो आरोप लगाया कि मेरे कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई। वकील अगर पहुंची इंसाफ दिलाने के लिए, बात करने के लिए, वकील के साथ धक्का मुक्की की, पत्रकार गए तो उनके साथ धक्का मुक्की गई, नेताओं के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। मतलब किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो बहुत सारे वो सवाल हैं जिन पर जवाब आना बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, क्योंकि मैं भी अपनी 12-14 साल की पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि पीड़ित का भी नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। पीड़ित यानी कि जिसके परिवार की बच्ची मर गई है, जिसने गैंगरेप का आरोप लगाया है और हत्या का आरोप लगाया है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट तो होगा ही, लेकिन पीड़ित का भी होगा। तो इसको समझेंगे कि ये पीड़ित का नार्को टेस्ट कराया जा रहा है तो जांच किस दिशा में ले जाई जा रही है। इसी सबको जानने समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस वीएन राय साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपने कभी देखा इतिहास में कि पीड़ित जो है, जिसके घर की एक बच्ची गैंगरेप का शिकार होकर मर गई हो, बच्ची का वीडियो हो कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। वर्मा कमेटी जो निर्भया कांड की बात बनी थी वो तो कहती है कि छू लेने से, टच कर लेने से भी बलात्कार माना जाएगा और लड़की का बयान भी मायने रखेगा। तमाम चीजें सामने आने के बाद भी एसआईटी जो बनाई गई है वो कह रही है कि हम आरोपियों ही नहीं, पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराएंगे। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो मसला है जो हाथरस में हुआ है, ये पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही इसे बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ, बहुत इनसेंसिटिव, असंवेदनशील तरीके से के साथ, बड़ी लापरवाही के साथ इसको हैंडल किया गया। एफआईआर दर्ज होने वाले समय से आप सारी चीजें फिर से देखिए। सही एफआईआर नहीं दर्ज की गई, सही इलाज बच्चे उस लड़की को नहीं मिला। उसके मर जाने के बाद पोस्टमार्टम इस तरह का हुआ जिसमें कि परिवार के लोगों को शिकायतें रह गई। फिर उससे ज्यादा जो सबसे भयानक और खराब चीज हुई कि उसको ला करके बिना घर वालों को दिखाए, बिना घर वालों को थोड़ा समय दिए जो उसके साथ वो बिता सकते या अपना शौक और अपने जो उनकी जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह कर सकते, उसे ले जाके जला दिया गया। फिर उसके बाद ये कहते रहे कि नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर गलती नहीं की तो फिर क्या वजह थी कि पहले ही दिन से उसको बैरिकेड कर दिया, उस गांव में किसी का घुसना बंद कर दिया। कायदे से तो होना चाहिए था कि जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, यानी पत्रकार हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, महिला मुद्दों के एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इन सबको जाने देते, उनको परिवार से बात करने देते। वो जो सच्चाई थी उस तक वो अपनी अपनी तरह से निष्कर्ष निकालते, पहुंचते नहीं, कम से कम बात करते तो उन्हें पता तो चलता कि कोई ज्यादती तो नहीं हुई है, कोई गलती तो नहीं कर रही है पुलिस। लेकिन ये सब नहीं करने दिया। ये क्लेम करते रहे कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ भी देखने नहीं दिया। तो ये पहले दिन से ही ये गड़बड़ हो रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि देखिए, ये फैसला कि रात में डेड बॉडी जला दी जाएगी, कल से गांव को छावनी बदल दिया जाए, किसी को आने नहीं दिया जाएगा, ये फैसला सिर्फ एसपी या डीएम के स्तर पर नहीं हो सकता। इसमें तो हाईएस्ट लेवल इन्वॉल्व होगा, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी जो सर्वोच्च है वो इन्वॉल्व होगा और पुलिस लीडरशिप का भी के भी जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो सभी इन्वॉल्व होंगे। तो ये तो एक बहुत, जब इतना सब हो गया उसके बाद एसपी को या 2-3 और पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैसले तो और ऊपर से हुए होंगे। उनका तो अच्छे से तमाम चीजों को बहुत संक्षेप में समेटते हुए बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सवाल मेरा फिर भी बरकरार रहा सर कि पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। क्या आपको याद पड़ता है आपके दौर में या जब से नार्को टेस्ट शुरू हुआ तब से क्या पीड़ित का इस तरीके से नार्को टेस्ट कराया गया हो? देखिए, अगर कोई संदेह पैदा होता है, तो अगर विरोधाभास है बयानों में,
तो उसका भी कराया जा सकता है, कानूनन कोई रोक नहीं, बल्कि बहुत सारे मामलों में कराया ही जाता है। लेकिन देखिए यहाँ तो दूसरे तरह का संवेदनशीलता है ना, ये कहा जा रहा है कि साहब सीमन नहीं मिला, वीर्य नहीं मिला, तो लिहाजा बलात्कार नहीं हुआ। मतलब जो आईपीसी की बेसिक डेफिनेशन है उसका ही आप उल्लंघन कर रहे हैं। फिर आपने बहुत अच्छा जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन की बात की, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की बात की। उन्होंने जो जिस तरह के रिकमेंडेशंस किए थे और बाद में जो कानून में इनकॉर्पोरेट हुए, उनमें तो आप उसे एक इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूना भी अपने आप में बलात्कार जैसी स्थिति आ सकती है उससे भी। तो ये तो कानून की गैर जानकारी तो है ही है, ये एक ऐसा असंवेदनशीलता भी है जो हम लगातार दिखा रहे हैं। ये पुलिस अधिकारियों का, अपराधियों जो दोषी है उनका नार्को टैक्स टेस्ट जब कराया जाएगा तो ये सारे विरोधाभास आ जाएंगे। ये सारे विरोधाभास सामने आ जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता पुलिस अपना प्रोफेशनलिज्म खो चुकी है? और ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस चाबी का गुड्डा बन गई है, पीछे से कोई चला रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी, इतने बड़े बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, सब अपना विवेक खो चुके हैं। नहीं, इस मामले में तो ऐसा ही लग रहा है, आपका सही ऑब्जर्वेशन है कि आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में खेल रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी लीडरशिप जो पुलिस से कानून सम्मत कार्रवाई कराने में जिसकी बहुत दिलचस्पी ना हो, जो पुलिस से कहती हो कि मार दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, एनकाउंटर कर दो। मतलब एनकाउंटर कैसे, मेरा मतलब फर्जी एनकाउंटर जिसमें आप लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस में गाड़ियां पलटती जा रही हैं। तो ये सारी चीजें देखिए एक बहुत खराब जो साख है उत्तर प्रदेश पुलिस की, इससे बनेगी। हमें इससे बचना चाहिए। पुलिस को इससे बचना चाहिए, लेकिन मैं पुलिस पर एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूं। खबर ये आई है कि कल अगड़ी जाति के लोगों ने, जो कि 70% तादाद में गांव के अंदर हैं, उन्होंने पंचायत की है। बताइए, वो पंचायत भी कर रहे हैं और दलित समाज का जो पीड़ित परिवार है उसे अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं करने दिया जा रहा। तो पंचायत कर रहे हैं या उनसे करवाई जा रही है? अब बिना पूरे तथ्यों के तो ये नहीं कहा जा सकता कोई करवा रहा है, लेकिन उनका करना ही अपने आप में चिंताजनक है। आप सामाजिक विद्वेष को या सामाजिक भेदभाव को संस्थागत कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीड़ित परिवार को तो आपने बोलने से भी रोक रखा है। बाहर निकल करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कुछ कहते हैं और वो लीक हो जाता है, जिसमें वो धमकी जैसी दे रहे हैं। और जो शोषक जातियां हैं जो सताती है दलितों को, वो खुलेआम पंचायत कर रही। तो इससे भी समझ में आता है ना कि आपका आपका किसकी तरफ का आपका रुझान है। आप उनको तो नहीं रोक सकते, उन्होंने पता नहीं अपनी पंचायत में क्या उत्तेजनात्मक बातें की होंगी, किस तरह के फैसले किए होंगे, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब भी बागड़ी जातियों की पंचायतें होती हैं तो आमतौर से वो दलितों के खिलाफ बड़े कठोर किस्म के फैसले करते हैं और उसको लागू भी करा लेते हैं। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसमें क्यों नहीं हम हस्तक्षेप करते, उसमें क्यों नहीं प्रशासन हस्तक्षेप करता? उनकी पंचायत को रोकने की कोई कोशिश की गई हो या उस पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं उनके बारे में उन्हें बताया गया हो कि भाई अगर इस तरह के फैसले आप लागू करेंगे तो कानूनन आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुझे पता नहीं, ये सारी चीजें अगर हुई नहीं हुई हैं तो ये चिंताजनक है। अगर ये सारी चीजें हुई हैं चिंताजनक, लेकिन चिंताजनक ये भी है कि पिछले 3 साल से एक ट्रेंड उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि अगर रेप या छेड़छाड़ का आरोपी भी पुलिस पकड़ती है तो उसको भी मुठभेड़ में घायल दिखा के जेल में डालती है, उसका घर तोड़ देती है। पोस्टर लगाने की अब बात हुई थी ताजा मामले में, और एनएसए तो लगा ही दिया जाता है, पर अगर एनएसए उन्हीं पे लगाया जाता है कि सामने अली खान या मोहम्मद होते हैं। इस पूरे मामले में घर तोड़ना, एनएसए लगाना, पोस्टर लगाना या उन लोगों का एनकाउंटर करना, इसमें आप कहां पाते हैं यूपी पुलिस को? देखिए, मैं किसी भी गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं कर सकता। ये तो असंवैधानिक और गैर कानूनी है कि आप किसी को पकड़ के उसको फिर गोली मारते हैं, किसी की जान ले लें। एनएसए तक तो ठीक है, एनएसए तो एक कानूनी प्रक्रिया है। सचमुच अगर कोई दोषी समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो एनएसए लगाया जाए। लेकिन उसमें भी अगर आप विभाजन करेंगे, अभी आपने कहा, जो आपने प्रश्न पूछा उससे ये ध्वनि निकल रही है कि खास धर्म या खास जाति के लोगों के खिलाफ करेंगे, तो वो अनुचित है, उसको उससे बचना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे इसमें जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और विक्टिम ने, पीड़िता ने जिनका नाम लिया है, तो आप कोई नहीं रोक सकता कि आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और उनको जल्दी, जैसे निर्भया मामले में
तेजी के साथ मुकदमा चला और सजा हुई, इसमें भी तेजी के साथ मुकदमा चले और सजा होनी चाहिए। एसआईटी को लेकर बात कर लेते हैं सर। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली एसआईटी बनने जा रही है हाथरस वाली, जो शायद 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी। वरना इतिहास लंबा है, जो एसआईटी बनाई जाती हैं, मुझे लगता है ये जांच को भटकाने के लिए या जांच को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई जाती है। देखिए एसआईटी क्या क्या मैंडेट है और एसआईटी के पीछे नियत क्या है। तो अगर एसआईटी के पीछे नियत ये है कि उस मामले को टाल दो और लटकाए रखो, जो अक्सर होता है, तमाम जो इंक्वायरीज के लिए कमीशन बैठते हैं, जो एसआईटीज बनती हैं, उनमें बहुतों के पीछे मंशा तो यही होती है कि अब इसको इतना लंबा खींच दो कि जनता भूल जाए। अगर इसी मंशा से हुई है तब तो एक खराब बात है। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर उन्हें चूंकि तफ्तीश तो करनी नहीं है, इसमें तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो 4 लोगों का नामजद थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो केवल पर्चे काट करके उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके आपको चार्जशीट लगानी है। तो एसआईटी का यहाँ 7 दिन में अगर ये सिर्फ ये जांच करके दे दें कि इसमें क्या क्या लैप्सेस हुए, पहले क्षण से जब वो उसका परिवार एफआईआर दर्ज कराने गया और आखिर तक उसकी डेड बॉडी जला दी गई, लोगों को आने नहीं दिया गया, इन सब के पीछे कौन लोग थे, किन्होंने ये फैसले किए, क्या गलतियां हुई, अगर एसआईटी सिर्फ यही 7 दिन में बता दे तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो ऐतिहासिक बात हो जाएगी ना सर कि एक एसआईटी 7 दिन का टाइम दिया गया और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट दे रही है, तो ये भी तो इतिहास दर्ज हो जाएगा ना सर। अब वो मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि वो मंशा के पीछे है। अगर एसआईटी बनाने की मंशा ये है कि इसको टालो और लंबा लटका दो और जनता भूल जाए, तब तो वो 7 दिन में नहीं देगी। अगर ये आपकी मंशा है ये जानना कि गलतियां कहाँ कहाँ से हुई, किससे किससे हुई, तब तो 7 दिन में दे ही सकती हो। मेरे ख्याल से ये वाली एसआईटी शायद देने भी जा रही है, ऐसा अखबारों में पढ़ के पता चला। 2 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था कानपुर के बिकरू गांव में, जिसे विकास दुबे एनकाउंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। 8 पुलिस वाले मारे गए थे, 7 पुलिस वाले घायल हुए थे। एक एसआईटी बनी थी, आज 3 अक्टूबर है, 3 महीने हो गए। क्या आपको कुछ पता है वो एसआईटी क्या कर रही है सर? देखिए जहां तक मुझे याद आ रहा, अखबारों में जो मैंने रेफरेंस देखा था उसके हिसाब से तो उन्हें 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। आप बता रहे हैं 3 महीने हो गए, तो अभी तक तो लग नहीं रहा कि कोई रिपोर्ट उन्होंने दी होगी। मतलब कम से कम किसी अखबार में या कहीं मैंने इसको पढ़ा नहीं। तो अगर वो फिर उसने भी सालों ले लिया तो बेकार है फिर, जबकि उसमें तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, एक डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड है। इतने बड़े लोगों की अगर कमेटी बनी है और उसे एक मैंडेट दिया गया, एक समय सीमा दी गई है, और अगर उस समय सीमा पर वो नहीं पूरी करती तो ये तो बड़ा निराशाजनक होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपसे इसी मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जो महिला पत्रकार हैं उन्होंने वाकई में तारीफ काबिल काम किया है। आज उन्हीं की मेहनत रंग लाई कि 28-30 घंटे की उनकी मुसलसल मेहनत के बाद उनको गांव में उसके घर तक जाने की इजाजत मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।